लाभ और हानि के बारे कुछ मोटी मोटी बातें सीखिए जो आपको आपके क्वेश्चंस को बनाने में मदद करेगी। पहला बात, आप जिस दाम पे खरीद के किसी वस्तु को लाते हैं उसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य और इंग्लिश में कहते हैं सीपी। आप जिस दाम पे वस्तु को बेचते हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य और इंग्लिश में कहते हैं एसपी। ये खरीदा हुआ दाम है, ये बेचा हुआ दाम है। यदि खरीदते आप ज़्यादा में हैं और बेचते आप कम में हैं तो आपको हानि होगी, लॉस। यदि बेचते आप ज़्यादा में हैं और ख़रीदते आप कम में हैं तो आपको लाभ होगा, प्रॉफिट। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आपको। यानी जिस दाम में आप खरीद के लाते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, जिस दाम में आप बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। खरीदना हुआ दाम अगर ज़्यादा होता है तो हानि हो जाएगी, बेचा हुआ दाम अगर ज़्यादा होगा तो आपको लाभ हो जाएगा। इस बातों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम आपको कुछ और बात बता रहे हैं। अगर कभी भी आपको हानि होती है, लॉस, तो एग्जामिनर कहेगा हानि की प्रतिशत निकालो। तो हानि की प्रतिशत होती है हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। हानि कितना हानि हुआ, कितना पर हुआ, गुने 100, यही होता है क्रय मूल्य। अगर आपको कभी भी प्रॉफिट होगा तो एग्जामिनर आपको कहेगा लाभ का प्रतिशत निकालो, ये होता है प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100। यानी कितना लाभ हुआ, कितना पर हुआ, गुने 100। आपने एक बात पे ज़रूर गौर किया होगा, चाहे आप हानि निकाल रहे हैं या लाभ निकाल रहे हैं, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है। कितना हानि हुआ, कितना पर हुआ यानी क्रय मूल्य, कितना लाभ हुआ, कितना पर हुआ यानी विक्रय मूल्य। तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो डिपेंड हमेशा सीपी पे करेगा, यानी कॉस्ट प्राइस पे करेगा। ठीक है, इतनी बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले पॉइंट को देखिए, सीपी, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, 100। यदि लाभ होगा ना, मान लीजिए लाभ हुआ आपको 10% का, तो जो आपका विक्रय मूल्य होगा ना वो 110 हो जाएगा। यानी जितना प्रतिशत का लाभ होगा उसको आप क्रय मूल्य पे ऐड कर दीजिए और विक्रय मूल्य बना दीजिए। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। कहने का अर्थ ये है कि आपका क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। आपको लाभ हुआ 12% का, यानी आपने 100 में 12 रुपया कमा लिया। कब कमाइएगा, जब बेचिएगा तभी तो आपका विक्रय मूल्य होगा 112 रुपया। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपका क्रय मूल्य 100 रुपया है और आपको लॉस होता है 10% का, यानी 10% की हानि हो गई, तो 100 पे 10 की हानि हो गई, यानी आपने पक्का उस वस्तु को 100 पे 10% कम में बेचा, यानी 90 में बेचा। कहने का अर्थ ये है कि आपने किसी वस्तु को खरीदा 100 रुपया में, आपको हानि हो गई 20% की, तो पक्का है कि आपने उस वस्तु को बेचा 80 रुपया में। ठीक है, यानी जब लाभ होता है तो हम 100 पे ऐड करके उसे विक्रय मूल्य बना देते हैं, जब हानि होता है तो 100 पे माइनस करके उसे क्रय मूल्य बना लेते हैं। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फ़िलहाल में अभी आपका इस वीक रीजनिंग का क्लास आपकी ऑफलाइन हो रही है, जीएस की क्लास आपकी ऑफलाइन हो रही है, बाकी सारी चीज़ की क्लास आपकी ऑफलाइन हो रही है। क्योंकि मैं रांची से बाहर हूँ इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ पोर्शंस में आपको ऑनलाइन ही समय समय पर देता रहूँ। नेक्स्ट वीक से आपकी क्लास ऑफलाइन ही होगी। मैं ऑफलाइन पढ़ाना ही पसंद करता हूँ, मैं उसी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ। तत्काल रूप से यानी टेम्प्ररी कंडीशन पे मैं आपको फ़िलहाल ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो इससे आप इसका लाभ उठाएं। तो प्रॉफिट और लॉस जो चैप्टर है मैं कोशिश करूँगा कि आपको यूट्यूब पे ही कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम आप लोगों का स्पेशल बैच एसएससी जीडी का ले रहे हैं और हम आपको अरिहंत के बुक से पूरा क्वेश्चन को करवा रहे हैं। साथ ही साथ अपना क्लास नोट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि गणित के क्वेश्चन को आसानी से आसान तरीके से कैसे आप एग्ज़ाम में हल कर सकते हैं। तो आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ ये मैं आपको थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल रांची से बाहर हूँ, ताकि आपका क्लास का पोर्शन नहीं छूटे। बाकी रीजनिंग और जीएस और करंट अफेयर्स तथा हिंदी आप या इंग्लिश आपका ऑफलाइन आपके क्लासेस में चल रही है सुचारू रूप से। ठीक है, तो
मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर में आप सब स्टूडेंट के लिए एक वीडियो बना करके आपको भेज दूं, ताकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो पोर्शन है वह आपको मिलता रहे और आप इसका लाभ उठाइए। जब इसके बाद जब मैं रांची आ जाऊंगा नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस ऑफलाइन ही चलेंगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आप सब अपने अपने अरिहंत के बुक को निकाल करके अपने सामने रख लीजिए। यदि आपके पास बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यह आपका पहला सवाल है। कहता है कि 10 मीटर के कपड़े का क्रय मूल्य 11 रुपया, 10 मीटर के कपड़े का क्रय मूल्य 11 रुपया है तथा 11 मीटर के कपड़े का विक्रय मूल्य 10 रुपया है। यानी 10 मीटर का कपड़ा आपने जब खरीदने गए हैं तो आपने 11 रुपया कॉस्ट प्राइस दिया है, और 11 मीटर का कपड़ा जब आप बेच रहे हैं तो आपने बेचा है उसे, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, आपने बेचा उसे 10 रुपये में। तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो आपसे पूछा है लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पे क्या कीजिए कि जो भी कपड़ा आप या कोई भी वस्तु जब आप लाते हैं और उस वस्तु को बेचते हैं तो लाने का क्वांटिटी और बेचने का क्वांटिटी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो क्वांटिटी है उसको हमेशा सेम कीजिए। कहने का अर्थात है कि अगर आपने 4 अंडा खरीदा है तो कोशिश कीजिए कि आप उसी 4 अंडे के बेचने का दाम निकालिए। यानी CPSP का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को यानी जो वस्तु की संख्या उसे हमेशा बराबर रखने की प्रयास कीजिए ताकि क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाए। तो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन बेहतर होगा कि आप अपने कॉपी में लिख लीजिए यदि आपके पास किताब नहीं है तो, और अगर आपके पास किताब है अरिहंत SSC GD की तो आप उसमें से ही क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आइए सवाल को बनाया जाए। क्वेश्चन कहता है कि 10 मीटर कपड़ा आपने खरीदा 11 रुपया क्रय मूल्य पर। यानी आपने कपड़ा खरीदा, आपने क्या खरीदा? आपने कपड़ा खरीदा, आपने क्लॉथ खरीदा। अब क्लॉथ खरीदा भाई, उसका रुपीस भी दिया हुआ है। यदि हम बात करें CP का यानी क्रय मूल्य का, तो आपने 10 मीटर कपड़ा खरीदा, आपने 10 मीटर कपड़ा खरीदा और कितने रुपये में खरीदा? 11 रुपये में खरीदा। अगर हम बात करें विक्रय मूल्य का, तो आपने 11 मीटर कपड़ा बेचा, कितने में बेचा? 10 रुपये में बेचा। अब बात यहीं पे आकर अटकती है। आपको इस बात को समझना है कि जब कभी भी हम CPSP पे कंपेयर करेंगे तो जो वस्तु की क्वांटिटी है वो वस्तु की क्वांटिटी को हमेशा बराबर करना होगा। बराबर कैसे किया जाता है? एक दूसरे से गुना करके। यानी ऊपर के 10 को अगर हम नीचे से गुना करेंगे तो जो काम हम LHS में करते हैं वही काम हमें RHS में करना होगा, और यदि हम नीचे के 11 से गुना करेंगे तो जो काम हम ऊपर में करते हैं वही काम हमें, जो काम LHS में करते हैं वही काम हमें RHS में करना होता है। यानी अब आप मेरे बातों को समझिएगा, बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझिएगा। यानी अब जो कपड़ा का जो क्रय मूल्य हो गया वो 110 रुपया हो गया, 110 क्वांटिटी, और जो कपड़ा का विक्रय मूल्य का क्वांटिटी है वो भी 110 हो गया। यानी हमने 110 मीटर कपड़ा खरीदा और 110 मीटर कपड़ा बेच दिया। कितना में खरीदा था? 121 रुपया में। कितना में बेच दिया? 100 रुपया में। तो आपको सीधा सीधी दिखता होगा 121 में खरीदा 100 में बेचा यानी नुकसान हुआ, 121 में खरीदा 100 में बेचा यानी नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 21 का नुकसान हुआ। कितना पे? 121 पर, प्रतिशत के लिए 100। यह आपका आंसर आ गया। कितना का नुकसान हुआ? 21 का नुकसान हुआ। कितना पे? 121 पे, प्रतिशत का 100। यदि आप फार्मूला से समझना चाहते हैं तो याद रखिएगा, आपको प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा वो हमेशा CP पर होता है, प्रतिशत बाई 100। प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 या लॉस बाई CP इंटू 100 से हम इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। आइए एक बार और समझिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि आप कुछ कपड़ा खरीद के लाए हैं, यानी आपने कुछ कपड़ा खरीदा और आपने उस कपड़ा को बेच दिया, यानी रुपीस भी है काम में। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप उस कपड़ा को खरीद के लाएँ, यानी CP कितना उस कपड़ा का, आप कितना कपड़ा खरीद के लाए हैं। आप 10 मीटर कपड़ा खरीद के लाए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और आपने उसे 11 में बेचा। अगर हम बात करें SP की, तो SP कितना है उसका? SP के लिए अगर हम बात करें तो उसका SP है, आप उस कपड़े को 11 मीटर बेचते हैं, कितना में? 10 में। ठीक है,
तो हमेशा क्वांटिटी को सेम किया कीजिए, यानी यहाँ 11 से गुना कीजिए और यहाँ 10 से गुना कीजिए तो क्वांटिटी सेम हो जाएगा। दूसरी बात, जो काम आप LHS में करते हैं वही काम आप RHS में करना होगा, जो काम आप LHS में करते हैं वही काम आपको RHS में करना होगा। तो कपड़ा का जो मीटर है वो हो गया 110 मीटर, नीचे भी देखिएगा तो हो गया 110 मीटर। कपड़ा का क्रय मूल्य 121 हो गया, कपड़ा का विक्रय मूल्य 100 हो गया। अब आप देखिए, आप 121 मिलाते हैं 100 में बेचते हैं, 121 मिलाते हैं 100 में बेचते हैं। यदि CP बड़ा हुआ तो आपको लॉस होगा। यदि SP बड़ा हुआ तो आपको लाभ होगा। इन दो बातों को आप लिख लीजिएगा। CP बड़ा होगा तो लॉस होगा, SP बड़ा होगा तो फ़ायदा होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए कौन बड़ा है, CP बड़ा है, आपको लॉस हुआ। कितने को लॉस हुआ? 21 को लॉस हुआ। लॉस बटा CP इंटू 100, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको उत्तर पता चल जाएगा। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक फल विक्रेता, यानी एक व्यक्ति जो फल बेचता है, एक फल विक्रेता, एक व्यक्ति जो फल बेचता है, वो 1 रुपया के 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है। एक फल विक्रेता 1 रुपया के 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, यानी 1 रुपया में 5 नींबू बेच देता है। यानी 1 रुपया आप उसको दीजिएगा तो आपको 5 लेमन सबको दे देगा और उसको 40% का लाभ होता है। यानी 1 रुपया में 5 नींबू दे करके भी वो 40% का लाभ कमा लेता है। तो बताइए 1 रुपया में उसने कितने नींबू खरीदे होंगे? बात समझ में आ रही है ना? आप किसी के पास लेमन खरीदने गए, आप बोले कि भैया 1 रुपया ले लीजिए, आप हमको कितना नींबू दीजिएगा? तो वो बोला कि हम बहुत सस्ता बेचते हैं, हम 1 रुपया में आपको 5 नींबू दे देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं दर। इसको क्या बोलते हैं? दर, है ना। जब कभी भी 1 रुपया से खरीदा जाए या 1 रुपया से बेचा जाए, उसे दर कहा जाता है। याद रखिएगा, रेट। ठीक है, वो रेट होता है। 1 रुपया से हम लोग रेट को मापते हैं। तथा उसको 40% का लाभ होता है। उसने 1 रुपया में नींबू किस दर से खरीदे होंगे? अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखिए। दर वाला जितना भी क्वेश्चन होता है ना, रेट वाला क्वेश्चन, इंग्लिश में आपको रेट मिलेगा, हिंदी में आपको दर मिलेगा। बहुत जगह क्वेश्चन पे दर या रेट लिखा हुआ नहीं आएगा, 1 रुपया का मान देगा। जैसे इस क्वेश्चन में 1 रुपया का मान दे दिया था। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर रेट वाला क्वेश्चन आएगा, कभी भी अगर दर वाला क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वैल्यू बटा वस्तु। वैल्यू मतलब इसका दाम कितना है और उतने दाम में कितना वस्तु मिल जा रहा है। ठीक है, कभी भी रेट या दर वाला क्वेश्चन आएगा तो हम लोग यूज़ करेंगे वैल्यू बटा वस्तु, कितना दाम में कितना वस्तु मिल रहा है। ठीक है, तो एग्जामिनर कहता है कि उसको 40% का लाभ हुआ। अगर 40% का लाभ हुआ यानी 40% 100 पे बढ़ के आया, यानी 140। 40% का लाभ हुआ यानी 140। तो जब उसे 40% का लाभ हुआ तो उसने 1 रुपया में 5 नींबू बेच दे। ऊपर वैल्यू, नीचे वस्तु। तो हमसे पूछा है बताइए उसका क्रय मूल्य कितना होगा, बताइए उसका CP कितना होगा। आपसे ही पूछ रहा है ना। ध्यान दीजिए, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि CP हमेशा 100 होता है। अगर प्रतिशत बढ़ेगा तो 100 पे ऐड होता है, प्रतिशत घटेगा तो 100 पे माइनस होता है। CP हमेशा 100 होता है। तो 40% का लाभ हुआ बेचने के बाद, तो 140 अगर 1/5 है तो 100 कितना होगा, यही क्वेश्चन है। अब चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ से 0 हटा देते हैं, 2 7 14 कर देते हैं, इसको 2 5 10 कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा यहाँ 5/5 तो 6 गुना करके, और यहाँ हो जाएगा 7x। 5 से 5 एक बार में कटा तो x का वैल्यू आया 1/7। ध्यान दीजिए, ऊपर होता है वैल्यू और नीचे होता है वस्तु। यानी 1 रुपया में कितना नींबू खरीद के लाया? वो 7। 1 रुपया में 7 नींबू खरीद के लाया, वो आंसर आपका हो गया 7। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पांच वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है।
द CP ऑफ 5 वस्तु यानी CP ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 3 आर्टिकल्स। 5 वस्तु का विक्रय मूल्य SP ऑफ 5 आर्टिकल्स इक्वल टू द CP ऑफ 3 आर्टिकल्स, यानी जितना में आप 5 वस्तु बेचते हैं उतने में आप 3 वस्तु खरीद लेते हैं, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अब आप इसको देखिए एक बार। कहता है कि 5 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 5 वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब होता है गुना विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर है 3 वस्तु के क्रय मूल्य के। ये क्वेश्चन है ना, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 3 वस्तु के क्रय मूल्य के। याद है क्या, हमने आपको क्लास में हमेशा सिखाया कि मान कहाँ होता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मान होता है बराबर के सामने। मान कहाँ होता है, बराबर के सामने। तो SP का मान कितना हो गया 3 और CP का मान कितना हो गया 5। बताइए कौन बड़ा हो गया, CP बड़ा हो गया, यानी हानि हो गई। कितना का लॉस हो गया, 2 का लॉस हो गया। नीचे हमेशा CP प्रतिशत का 100, यानी 2 की हानि 5 पे प्रतिशत का 100। 5 से काटिए 20 बार में, 20 दूना 40%, यानी 40% का लॉस हो गया यहाँ पे विक्रेता को। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आएगा डाउट को मार्क करके रख लीजिएगा, क्लास में पूछ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। कहता है एक दुकानदार कुछ टॉफ़ी 1 रुपया 25 के हिसाब से खरीदता है, यानी एक दुकानदार है वो गया अपर बाज़ार में जाकर के वो होलसेलर के पास गया, बोला कि 1 रुपया में कितना टॉफ़ी दीजिए, 1 रुपया वाला टॉफ़ी कितना दीजिएगा, तो बोला 25 के हिसाब से दे देंगे, यानी 1 रुपये का 25 टॉफ़ी खरीदता है। तथा उतने ही टॉफ़ी 1 रुपया का 20 के हिसाब से खरीदता है, बोला 1 रुपये वाला टॉफ़ी 20 दे दीजिए। 1 रुपये वाला टॉफ़ी 25 पीस ले लिया, फिर 1 रुपये वाला टॉफ़ी 20 पीस ले लिया। वह फिर दोनों को मिला देता और आपस में मिक्सअप कर दिया, दोनों टॉफ़ी को आपस में मिक्सअप कर दिया। उनको 2 रुपया की 45 के हिसाब से बेच देता है, यानी एक टॉफ़ी वो 1 रुपये में खरीद कर लाया 25 पीस, फिर 1 रुपया में खरीद कर लाया 20 के हिसाब से। अब दोनों को मिला करके वो 2 रुपया की 45 के हिसाब से बेच देता है। ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये शुरुआत में CP अलग है, SP में मिला दिया है एक ही बार, यानी ला रहा खरीद रहा 2 बार, बेच रहा है 1 बार। 2 रुपये दे करके गड़बड़ाइएगा नहीं, खरीदा है कितने बार, 2 बार, बेचेगा भी 2 बार। ध्यान दीजिएगा, CP और SP के क्वांटिटी को हमेशा सेम करना पड़ता है, उसका कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि CP और SP, एक बार खरीदा है टॉफ़ी, एक बार बेचा है टॉफ़ी। देखिए CP और SP खरीदा एक बार 1 रुपया के दर से 25 टॉफ़ी, फिर 1 रुपये के दर से 20 टॉफ़ी। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो गया 100, 25 चौके 100, 20 पचे 100, यानी 9/100 ये हो गया। जब आप SP देखिएगा, SP तो वो बेचा है 2 रुपया के दर से 45 टॉफ़ी, लेकिन यहीं पे आपको समझना है, खरीदा के बार 2 बार, बेचेगा भी 2 बार। ठीक है, क्वांटिटी हमेशा रेशियो सेम होता है, जो काम हम LHS में करते हैं वो काम RHS में करते हैं। हमने 2 बार खरीदा तो बेचेंगे भी कितने बार, 2 बार, यानी 4/45। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको डिलीट करके फिर आगे बताएंगे। एक तरफ 9/100 आया, एक तरफ 4/45 आया। ठीक है, आपने यहाँ तक देख लिया ना, इसके बाद आगे देखिए। एक तरफ आपका आया था 9/100, एक साइड आपका CP आ गया था, ये SP आ गया था 4/45। कुछ कटता है तो काटिए, 5 से इसको काटिए 20 बार में, 5 से इसको काटिए 9 बार में, 9 9 हो गया 81, अब 20 चौके हो गया कितना 80। तो अब देखिए ये CP था, ये क्या था CP, ये क्या था, ये SP था, ये CP था। तो आपने आपका CP बड़ा है कि SP बड़ा है, CP बड़ा है। जब CP बड़ा होता है तो क्या होता है, लॉस होता है। कितना का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ, कितना पे 81 पे गुना 100, आ गया आपका लॉस का परसेंटेज। ठीक है, आपका हानि परसेंटेज निकल गया।
अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अच्छा सवाल है इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ बॉल्स खरीदे 4 रुपया की 5 के भाव से, 4 रुपया की 5, ठीक है, यानी गया बोला बॉल दीजिए तो 4 रुपया की 5 दे दिया, और 3 रुपये की 4 की भाव से बेच दिया, 3 रुपया की 4 की भाव से बेच दिया, उसे कुल 20 रुपये की हानि हुई। टोटल उसने कितने बॉल्स खरीदे थे? तो इस तरह के क्वेश्चन पे जब आप खरीदिएगा, जब आप बेचिएगा, आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे ही गौर कर लिया होगा कि हम क्वांटिटी को सेम करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है खरीदने और बेचने वाला, हम इस क्वांटिटी को क्या करेंगे, क्वांटिटी को यानी हमने जितने बॉल्स खरीदे उतने ही बॉल बेचेंगे, बॉल की क्वांटिटी को सेम करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का और आपको समझाने का। तो आपने कुछ बॉल्स खरीदे, और उन बॉल्स को कुछ दाम में खरीदें। यदि हम बात करें सीपी का, तो आपने कितने बॉल खरीदे हैं? 5 बॉल खरीदे। 5 बॉल आपने कितने में खरीदे हैं? 4 रुपये में। लेकिन जब आप बेचे हैं तो आप कितने बॉल को बेचते हैं? आपके पास बुक है ना, बुक में क्वेश्चन अपना निकाल लीजिएगा भाई। ऐसे हमने जो क्वेश्चन आपको अभी पढ़ के सुनाया आप उसको लिख भी सकते थे पहले वीडियो को पॉज करके। आप 4 बॉल बेचते हैं कितने रुपया में? 3 रुपया में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे हमेशा क्या किया जाता है, संख्या को बराबर किया जाता है। क्या किया जाता है? संख्या को बराबर किया जाता है। तो यहाँ का 4 को अगर यहाँ से गुना कर दे तो 20 बॉल हो गया, और ऊपर के 5 को अगर यहाँ से गुना कर दे तो 20 बॉल हो गया। जो काम आप LHS में करते हैं वही काम आप RHS में कीजिए। यहाँ भी 4 से गुना कीजिए और यहाँ 5 से गुना कीजिए, तो आपको देखिएगा कि आपका क्या वैल्यू आया। आप यहाँ गौर कीजिए, 20 बॉल आपने ख़रीदा 16 रुपया में, और 20 बॉल आपने बेचा 15 रुपया में। तो बात बताओ कि CP बड़ा हुआ या SP बड़ा हुआ? CP बड़ा हुआ, 1 रुपया की हानि हो गई। अगले पेज में जा रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने देखा कि 1 रुपया की हानि हो गई। कितनी की हानि हो गई? 1 रुपया की हानि हो गई। कितने बॉल में? 20 बॉल में। कितने बॉल में हानि हुई? 20 बॉल में 1 की हानि हुई। और किताब कहता है कि टोटल 20 का हानि हुआ। तो फिर कितने बॉल थे बताओ? सिंपल गुना कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने बॉल थे। तो आपके पास टोटल 400 बॉल थे, क्योंकि क्वेश्चन हमने अभी पिछले पेज में देखा कि 20 बॉल में 1 की हानि हो रही है। CP में भी हमने क्वांटिटी को सेम किया, SP में भी हमने क्वांटिटी को सेम किया, तो 20 बॉल में 1 की हानि हुई। तो कितने बॉल में 20 की हानि होगी? तो टोटल 400 बॉल में 20 की हानि होगी। अब देखिए, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 2 विभिन्न प्रकार की घड़ियां का कुल क्रय मूल्य 3360 है, यानी 2 अलग अलग प्रकार की घड़ी है। टाइटन की घड़ी होगी, एक सोनाटा की घड़ी होगी, और दोनों का मिला करके जो कॉस्ट प्राइस है, यानी एक आदमी दोनों को मिला करके लेके आया और तुम पूछे कि भैया आपकी दोनों घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, उसका दाम कितना लगा? तो बोला मिला जुला करके दोनों का 3360 रुपया है। उसमें से एक घड़ी को 12% की लॉस पर बेच दिया तथा दूसरे घड़ी को 12% की हानि पर बेच दिया। एक को बेचता है 12% की लॉस पर, दूसरे को बेचता है 12% के लाभ पर। यानी लाभ जितना प्रतिशत का कमाया उतना प्रतिशत का लॉस भी हुआ उसे। तो उसे कुल सौदे पे ना तो लाभ होता है ना हानि, यानी नाइदर ही गेट प्रॉफिट नॉर ही गेट लॉस। ना तो उसे प्रॉफिट हुआ ना तो उसे लॉस हुआ। पूछता है कि दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य क्या था, दूसरी घड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या था। तो बात को समझिएगा, यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद के लाता है और उसे ना तो लाभ होता है ना तो हानि, तो वो आदमी हमेशा उस वस्तु को आधे दाम में बेच देगा। यानी कभी भी कोई वस्तु आप 100 रुपया में खरीद के लाइए और आप उसे 2 अलग अलग लोगों को बेचिए, और बेचने के बाद आपको जो लाभ और हानि हो वो 0 हो, ना तो लाभ हो ना तो हानि। तो ऐसे केस में आप हमेशा उस वस्तु को 50 में ही बेचेंगे, आधे दाम में, ठीक है। तब इस क्वेश्चन को देखिए, वो आदमी लेके आता है दोनों वस्तु को कितना में? 3360 में, और उसको बेचने पे ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। ऐसे केस में हमेशा जब कभी भी हमसे सवाल पूछेगा कि उसका क्रय मूल्य क्या था, तो हमेशा इसका वस्तु का क्रय मूल्य आधा ही आधा होगा। 3360 को आधा से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1680 रुपया।
ठीक है। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस में यदि क्रय मूल्य किसी एक वस्तु का निकालना होगा तो दिए गए टोटल वस्तु से हम उसे आधा करके डिवाइड कर देते हैं। इतनी सी बात अगर आप कर लीजिएगा तो आपका टाइम बच जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु खरीदी, अ मैन परचेस्ड सम आर्टिकल्स, ठीक है। वो व्यक्ति कुछ वस्तु खरीदता है, उसने 1/3 वस्तु 14% लाभ पर बेच दिया। 3/5 वस्तु 17 लाभ पर बेच दिया और बचे हुए वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया। यानी जो वस्तु बच गए उसे 1/20% लाभ पर बेच दिया। 1/3 बेचा, फिर 3/5 बेचा, तो टोटल ऐड कीजिएगा तो 14/15 बेचा, तो बचा कितना, 15 में 14 बेच दिया तो एक वस्तु बच गया, ठीक है। और बचे हुए को 20% लाभ पर बेच दिया। उसने उस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, सवाल आपसे ये है। देखिए, सबसे पहले ये बचा हुआ मान निकालने का तरीका सीखिए। सबसे पहले उसने कितना बेचा, 1/3। उसके बाद उसने कितना बेचा, 3/5। तो टोटल कितना बेच दिया, 15। एल्सियम ले लिए, 3 से 3 5 15, 5 से 5 या 15, 5 तिया 3 तिया 9 हो गया ना, तो 9 5 कितना हो गया, 14 15 15। नीचे वाला क्या होता है, याद कीजिए क्लास में हम सिखाए थे, नीचे वाला होता है कुल, टोटल। तो उसने कितना बेच दिया, 15 में 14 बेच दिया, बचा कितना भाई, 15 में 1, ये होगा बचा हुआ वस्तु, ठीक है। ये नीचे वाला होता है टोटल, तो टोटल 15 में उसने कितने बेच दिए, 14, बचा कितना, 15 में 1, ये हो गया बचा हुआ वस्तु। इतनी बात आप समझ गए हैं, तब क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं, ठीक है। 1/3 बेचा सबसे पहले, उसके बाद बेचा 3/5, कुल बेचा 14/15, 15 में 14 बेच दिया, बचा कितना, 15 में 1। अब बात को समझिए। सबसे पहले वो आदमी क्या 1/3 बेच दिया 14% लाभ में। उसके बाद वो क्या 3/5 बेच दिया, कितने में बेचा, 17 1/2, यानी 17 दूनी 34 और 1 35/2 के लाभ में। उसके बाद बचा हुआ हम लोगों ने निकाल चुका, कितना, 1/15, कितना के लाभ में, 20 के लाभ में। तो टोटल का लाभ देखिए, इसको टोटल कितना हुआ, 14 कम 14/3, और यहाँ देखिए कितना हुआ, 5 से काटिए 7 बार में, 7 बार में 3 सते 21/2, और यहाँ देखिए 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4/3, कितना हो गया, 4/3। एलसीएम लीजिए, 3 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, आ गया 6, ऊपर से डिवाइड कीजिए, आ गया 99। आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर 99/6।